प्रकाश की घटना में अपवर्तन की घटना चल रही हो तो उसमें अपवर्तनांक का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अपवर्तनांक में ही आज हम अपवर्तनांक के एक ऐसे समीकरण को लेकर के आए हैं जिसमें किसी एक माध्यम में दूसरे माध्यम को डुबो दिया जाता है। आई मीन्स जल में कांच को डुबो दिया जाएगा या किसी एल्कोहल या किसी द्रवित गैस में किसी कांच को डुबो दिया जाएगा। तो उस अवस्था में डूबा होने पर उसके अपवर्तनांक का समीकरण क्या होगा और उस समीकरण पे आधारित डूबा होने पर उसमें उसके अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन ढेर सारी बातों को अब हम इस आज वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि अगर कोई हमारे पास ठोस है तो वो किस माध्यम में है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर इस पेन को पकड़े हुए हूं तो मैं किस माध्यम में पकड़े हुए हूं? वायु माध्यम में पकड़े हुए हूं। अगर ये पेन की जगह कांच होता मेरे हाथ में तो भी मैं इसे वायु माध्यम में पकड़े होता। तो इसका मतलब प्रकाश वायु से कांच में आएगा, वायु से कांच में आएगा और फिर मैं इसे पानी में डुबो देता हूं तो अब प्रकाश सीधा इसमें नहीं जाएगा, पहले वायु से पानी में जाएगा, बाद में पानी से कांच में जाएगा। तो इन्हीं घटना पर आधारित आज मैं अपनी इस वीडियो को लेकर के आया हूं और उम्मीद करता हूं कि मैं आपको इस वीडियो में सारे आपकी कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस पर मैंने एक आंतरिक प्रश्न को लिया है और जिसको लेने की जो वजह है वो ये है कि देखें क्या अब डूबा होने पर अपवर्तनांक बढ़ जाता है या घट जाता है। छोटी छोटी सी बातें हैं, इसका भी हम ध्यान रखेंगे। चलिए, तो हमने क्या किया, जब किसी कांच को द्रव में डुबा दिया जाता है तो उसके अपवर्तनांक का समीकरण क्या होगा उसको देखें। तो पहले तो हमने कांच के टुकड़े को लिया है, इसका मतलब वायु में है, कांच का टुकड़ा है, तो प्रकाश की किरण वायु से चलेगी और कांच में जाएगी। तो वायु में चाल बी, कांच में चाल बी जी। तो फिर हम जब अपवर्तनांक का सूत्र लिखेंगे ANG, तो अपवर्तनांक पहले माध्यम में चाल और दूसरे माध्यम में चाल का क्या होता है, अनुपात होता है, इसलिए ये BA/BG लिख के समीकरण 1 मान लेंगे। फिर हमने ठीक है एक द्रव को लिया है और अभी द्रव में हमने कांच को डुबोया नहीं है, सिर्फ द्रव को लिया है, ये बोर्ड पर दिखाया है। तो क्या हुआ, प्रकाश की किरण काय से वायु से द्रव में जा रही है, तो प्रकाश कण की वायु में चाल, प्रकाश कण की द्रव में चाल का अनुपात द्रव का अपवर्तनांक कहलाएगा। इसे हम ANL से लिखेंगे। तो ANL बराबर BA/BL हो गया, समीकरण 2 मान लिया। अब हमने क्या किया, हमने इस द्रव में इस कांच को उठा के डुबो दिया, इस द्रव में इस कांच को उठा क्या डुबो दिया है। तो प्रकाश की किरण आप ध्यान दीजिएगा कि पहले वायु से द्रव में गई है, फिर द्रव से कांच में गई है। क्या हुआ, पहले वायु से द्रव में गई, फिर द्रव से कांच में गई है। तो यहां पर देखें, द्रव वायु और कांच के बीच में कॉमन फैक्टर हो गया, द्रव वायु और कांच के बीच में क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। तो मैंने समीकरण 1 की समीकरण 2 से क्या कराई है, गुणा करा दी है। तो ANL गुणा LNG बराबर का निशान, ANL का मैंने मान रखा BA/, ठीक है, ANL का मान रखा BA/BL और LNG का मान रखा LNG, ठीक है, हमें निकालना। तो हमने क्या किया इससे, ठीक है, अब हमने इन मानों को रखा, तो BL/ में, ठीक है, BA/BL और इंटू BL/BG, BL से BL क्या हुआ, कट गया, तो क्या बचा, BA/BG बचा। तो इस तरीके से BA/BG यहां से देखिए किसके बराबर है, ANG के बराबर है, BA/BG किसके बराबर है, ANG के बराबर है, इसलिए ANL गुणा LNG जो आएगा तो वो ANG के बराबर आ जाएगा। यानी कि द्रव का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक और कांच का द्रव के सापेक्ष अपवर्तनांक का जो गुणन आएगा वो कांच के वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक के गुणन के बराबर आएगा। बात समझ में आई है। तो इनका गुणन जो है वो कांच के अपवर्तनांक के बराबर आएगा, लेकिन किसके, जब वो कांच वायु में होगा। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, तो इसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो मैंने एक सवाल को लिया है जिसमें मैंने क्या किया है, कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो इसका मतलब वो कांच कहां पर है, वायु में है, तो वायु में उसका अपवर्तनांक कितना हो गया, 3/2। तो ये हमने ANG 3/2 ये वायु में है। अब कहते हैं जब इस कांच को 4.4/3
अपवर्तनांक वाले किसी द्रव में डुबा दिया जाता है। तो जो 4/3 अपवर्तनांक दिया हुआ है ये द्रव का दिया है और किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष। इसे आपने ANL लिख लिया। अब क्या कहते हैं आपसे पूछते हैं तो द्रव में डूबा होने पर कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो कांच का अपवर्तनांक पूछा है, मगर कब? जब वो कांच काय में डूबा हो? द्रव में डूबा हो। तो अब आपने क्या किया ना कि सूत्र को लगाया, और सूत्र क्या होता है अभी मैंने सिखाया है कि ANL गुणा LNG बराबर किसके? ANG के। अब ANL 4/3 LNG पता करना है और ANG 3/2 है। तिरछे गुणा करें, इस वाले 3 की गुणा इससे कर दें तो ऊपर तो 3 गुणा 3 आ गया, नीचे 2 थे तो इस वाले 4 की गुणा इस 2 से कर दें तो 4 गुणा 2 आ गया। इधर क्या रह गया? LNG रह गया। तो इस तरह से आप क्या देखेंगे? 3 तियां 9 और 4 दूनी 8। तो आपका जो LNG आएगा, LNG वो 9/8 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। तो अब आपने क्या सीखा यहाँ पर ये सीखा है कि अगर कोई ठोस या कांच किसी द्रव में डूब जाता है तो डूबा होने पर हम उसके अपवर्तनांक को किस तरह से ज्ञात करेंगे। अब ये जब ज्ञात हो जाए तो फिर आप तुलना करके देखें, क्या वायु में था तो उसका अपवर्तनांक ज्यादा था और या अब डूब गया है तो उसका अपवर्तनांक ज्यादा है। तो हमने क्या किया? इस फैक्टर की तुलना करी। तुलना करने पर तो एक तो फैक्टर आया वायु में और दूसरा फैक्टर आया डूबा होने पर। तो वायु में जो था वो 3/2 था और डूबा होने पर 9/8 आ गया है। हमने बात दिया तो 3/2 का मतलब 1.5 हो गया और 9/8 का मतलब 1 क्योंकि 8 ही कम 8 बचा कितना? 1 पॉइंट रखा, 0 बढ़ गया 10 हो गया। तो फिर से 8 ही कम 8, दशमलव के बाद 1 अंक लिया है और यहां पे भी क्या 1 ही अंक है, 2 ही कम 2, 1 बचा, पॉइंट लगाया 10 हो गए, 2 पंजे 10। तो आपने क्या देखा है कि डूबा होने पर क्या होता है? अपवर्तनांक के मान में कमी आ जाती है। अपवर्तनांक के मान में कमी आ जाती है। तो याद रखेंगे हमेशा के लिए, जब भी कोई कांच किसी द्रव में डूब जाएगा, और अगर द्रव का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम है तो ऐसा होगा। द्रव का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम है तो कैसा होगा? वो कांच जब उस द्रव में डूबेगा तो फिर उस कांच के अपवर्तनांक में कमी आएगी। और इसका अगर हम उल्टा कर लेंगे कि जिस द्रव में डूबा उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा और जो कांच है उसका अपवर्तनांक कम है तो फिर उसका मान बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 100 की एक बात, डूबा होने पर कांच का अपवर्तनांक बदल जाएगा। अब कम होगा या बढ़ेगा ये इस बात पर तय करेगा कि जो डूबा है उसका अपवर्तनांक कितना है और जिसमें डूबा है उसका अपवर्तनांक कितना है। तो जिसमें डूबेगा अगर उसका अपवर्तनांक कम है और जो डूबा है उसका अपवर्तनांक ज्यादा है तो अपवर्तनांक के मान में कमी आएगी। और अगर जो डूबा है उसका अपवर्तनांक कम है और जिसमें डूबा है उसका अपवर्तनांक ज्यादा है तो फिर डूबा होने पर अपवर्तनांक का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो फिलहाल यहां पर तो मेरा एक जो मकसद था वो ये था कि डूबा होने पर अपवर्तनांक का समीकरण क्या होता है और डूबा होने पर अपवर्तनांक पर प्रभाव क्या पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में मैंने आपको अपवर्तनांक के समीकरण डूबा होने पर और अपवर्तनांक के मान पर प्रभाव पर दोनों ही बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। अगर समझ में आ गया है तो एक ही सफल रहता है। ठीक है, इस तरीके से हाथ जुड़ा हुआ जब मैं वीडियो को दिखाऊं समझ लीजिएगा, आप सपोर्ट कीजिएगा। इस तरीके से जब मैं दिखाऊं तो समझिएगा आप लाइक कीजिएगा। और जब अगर आपको मैं इस तरीके से कहूं तो आप क्या करेंगे? ठीक है, लाल वाले बटन को दबा करके सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।